नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपको यहाँ लगातार क्लास मिल रही होंगी। आप अच्छे से देखें, नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। आपको यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में हमसे सवाल करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वर को लेकर के कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों के दिमाग में कि संस्कृत में वास्तव में स्वर कितने होते हैं। ठीक है, मैं आज की इस क्लास में आपके इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वैसे बीएसटीसी की क्लास यहाँ हमारी चल रही है। ठीक है ना, देखिए बीएसटीसी के लिए जो भी विद्यार्थी संस्कृत से तैयारी करने के इच्छुक हैं वो इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए, सारा कोर्स इसमें आपको मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्णमाला के बारे में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। इसके अंदर हम संस्कृत के वर्णों को जानेंगे, क्योंकि इसमें से अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा के अंदर या संस्कृत व्याकरण में कितने वर्ण होते हैं, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने स्वर होते हैं, संस्कृत व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्पर्श वर्ण होते हैं, कितने अंतःस्थ वर्ण होते हैं, कितने आपके उदित वर्ण होते हैं। ऐसे किसी भी तरह के आपके प्रश्न बन जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी सवाल वर्ण को लेकर के बिल्कुल गलत नहीं होगा। पूरा आपको ये देखना है। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई वर्ण। जैसे वर्ण तो आप समझते ही होंगे। वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ण कहते हैं। एक सिंपल सी बात है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, और अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय नहीं हो, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। अक्षर वही होता है। वर्ण और अक्षर आपने खूब सुना है, देखा है। तो हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के अंदर जो हमारे वर्ण हैं उनको हम जानेंगे, क्योंकि हमारे बीएसटीसी के सिलेबस में भी दिया हुआ है स्वर और व्यंजन। टॉपिक में दिया हुआ है स्वर और व्यंजन। तो हम स्वर और व्यंजन इन दोनों पर पूरा फोकस रखेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं वर्णमाला के क्रम में। तो वर्णमाला को हम सबसे पहले दो जगह विभक्त करते हैं। कितनी जगह? दो जगह। संपूर्ण वर्णमाला को हम दो जगह विभक्त करेंगे, यानी कि हमारी जो वर्णमाला है वो दो जगह विभक्त है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे संस्कृत के जो वर्ण हैं उन वर्णों का आधार क्या है। ये भी हमारा एक सवाल बन गया कि हमारे संस्कृत के वर्णों का या संस्कृत की व्याकरण का आधार किसको मानते हैं। तो आधार के लिए आप कहेंगे माहेश्वर सूत्रों को। किसको मानते हैं? माहेश्वर सूत्र, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इससे पहले की क्लास में मैंने माहेश्वर सूत्र ही आपको पढ़ाए हैं। आज हम उनको आधार बना करके यहाँ वर्णमाला सीखेंगे। तो हमारी जो वर्णमाला है, एक तो स्वर, स्वर के रूप में, और दूसरा हमारा विभाग होगा इसमें व्यंजन के रूप में। इस तरह से इसके दो विभाजन हो जाते हैं, यानी कि स्वर वर्ण और हमारे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और इधर हमारे व्यंजन वर्ण, ये दो विभाग हो गए। अब बात यहां आती है कि भाई स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। व्यंजन तो स्वर के लिए देखिए दोस्तों, एक नया नाम आपको याद रखना है, अच। अच को हम स्वर कहते हैं। यानी कि अच, यदि कोई कहे कि भाई अच कौन से हैं, अच कितने होते हैं, तो आपको स्वर ही समझना है, अलग नहीं है, क्योंकि अच का मतलब स्वर ही होता है। अच स्वराः, ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो अच हैं वो ही स्वर हैं। अब ऐसा प्रमाण कहाँ मिलता है अभी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। इधर जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं, इनके लिए एक नाम है हल। क्या नाम है? हल। यानी हल वर्ण कौन से हैं,
यदि ऐसा पूछा जाता है तो समझना है कि व्यंजन वर्ण पूछे जा रहे हैं, क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम हल है। हल का मतलब व्यंजन है, हल वर्ण व्यंजन वर्ण, इधर अच वर्ण स्वर वर्ण, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इनका हमें प्रमाण कहाँ मिलता है। भाई हम प्रमाण के साथ ही बात करेंगे, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं मानी जाती है। तो अच स्वर है, ठीक है, इधर है हल व्यंजन है, यानी हल वर्ण जो है वो ही व्यंजन है, इधर अच वर्ण जो है वो ही स्वर है, ऐसा मतलब हुआ इसका। अब आप सोचेंगे कि भाई अच क्या है, तो पहले मैं आपको अच क्लियर करता हूं एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच जो हैं वो ही स्वर हैं, तब हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि स्वर कितने हैं। तो चलिए इसके लिए हमें माहेश्वर सूत्रों में चलना पड़ेगा बच्चों, माहेश्वर सूत्रों में हमें चलना होगा। तो मैं माहेश्वर सूत्र यहां लिख रहा हूं, सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है टोटल माहेश्वर सूत्र हमारे 14 हैं, लेकिन यहां हमें स्वरों को समझने के लिए सिर्फ 4 की आवश्यकता है। जो शुरू के हमारे 4 सूत्र हैं उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहला सूत्र अयुण, ये हमारा पहला सूत्र है अयुण। दूसरा रील रिक ए ओंग और आई आउच। देखिए ये हमारा कौन सा है, चौथा सूत्र है, यानी कि हमने यहां 4 सूत्र लिखे हैं, इन 4 सूत्रों से ही हमारा काम चल जाएगा। देखिए मित्रों, हमने कहा कि भाई अच जो हैं वो ही स्वर हैं, तो ऐसे आप समझिए इसको, अच बराबर स्वर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच बराबर स्वर, तो हम पहले अच ही समझ लेते हैं, ठीक है, व्याकरण की भाषा में अच, फिर आप स्वर अपने आप ही समझ जाएंगे कि जो अच है वही तो स्वर हैं। देखिए अच हमारा क्या है, एक प्रत्याहार है बच्चों, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार, अच प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त में कहना, व्याकरण का एक प्रयोजन है ये संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी बड़ी बात को संक्षिप्त में कह देना। तो बड़ी शब्द को संक्षिप्त में समझा देना या बहुत बड़ी बात को संक्षिप्त में समझा देना, उसके लिए हम प्रत्याहारों की मतलब हमें आवश्यकता पड़ती है, प्रत्याहारों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूं, प्रत्याहार का मतलब, जैसे आप बस में जाते हैं, आप मान लो कि बस में जैसे कि जयपुर से दिल्ली गए, ठीक है, अब जयपुर से दिल्ली के बीच में कितने सारे स्टॉपेज होंगे, कितने सारे गांव होंगे, बहुत सारी जगह बस रुकेगी, लेकिन गाड़ी में उन सबका नाम तो नहीं आएगा ना, गाड़ी में नाम आएगा जयपुर और दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको कोई भी व्यक्ति देख करके अपने आप समझ जाएगा कि ये गाड़ी जयपुर से दिल्ली जाएगी। बताओ समझे कि नहीं? ऐसा तो कोई नहीं समझेगा कि दिल्ली से जयपुर जाएगी, नहीं। यदि दिल्ली पहले होता और जयपुर बाद में होता तो मतलब था इसका कि दिल्ली से जयपुर है, लेकिन अभी इसका मतलब है जयपुर से दिल्ली जा रही है ये। अब जयपुर और दिल्ली के बीच में जितने भी गांव है वो तो नहीं लिखे गाड़ी के सामने शीशे पर यदि उनको भी लिख दिया जाएगा तो फिर इतने सारे नाम हो जाएंगे कि ड्राइवर को दिखेगा ही नहीं, कहां से चलाएगा वो गाड़ी। ये है हमारा प्रत्याहार, ये है शॉर्ट तरीका। इसी शॉर्ट तरीका को व्याकरण में प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। बताइए, व्यवहार में भी प्रयोग होता है, ऐसे ही यहां पर प्रयोग पाणिनि जी ने किया है। जैसे कि स्वर, तो स्वरों को उन्होंने नाम दे दिया अच, कि भैया अच समझ लो आप, तो अच क्या समझ लो? अच समझ लो। अच का मतलब होता है स्वर, तो अच में हमने अभी कहा कि भाई अ, और इधर हमने कहा च, तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी है वो ऐसे लेकर के च तक चलेगी। अभी हमने बताया ना उदाहरण जयपुर से दिल्ली, तो ऐसे यहां भी समझो कि गाड़ी आपकी जो चलेगी वो ऐसे लेकर के कहां तक चलेगी? च स्टेशन तक। बस जैसे ही च वाला स्टेशन मिल जाए वहीं गाड़ी को रोक लेना है। समझ लेना, ये ही सब अच हैं, इन्हीं को स्वर कहते हैं।
चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें माहेश्वर सूत्रों के अंदर एक नियम है, गाड़ी आपकी यहां से स्टार्ट होगी दोस्तों, गाड़ी आपकी यहां से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी, यहां तक चलेगी मित्रों। बस ये दो चीज पकड़नी है। सबसे पहले गाड़ी आपकी ऐसे स्टार्ट हो रही है और लास्ट आपका च तक चलेगी। अब आप आगे बढ़ते चलिए और सूत्रों के लास्ट का जो वर्ण है उसको हटाते चलिए। बस इतना सा काम आपको करना है। लास्ट वाला हटा दो, रील रिक तो के हटा दो लास्ट वाला, ठीक है। इसके बाद में ए ओंग इसको हटा दो। अब इसको तो हटाना नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमने पहले ही आपको बता दिए कि यहां तक तो हमें जाना ही है, इसको हटाना नहीं है क्योंकि ये तो लास्ट स्टॉपेज है हमारा। अब आप सबको गिन लीजिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है। आप जानते हैं कि जो लास्ट स्टॉपेज होता है वो गिनती में नहीं आता है। जैसे आपकी गाड़ी जयपुर से दिल्ली जा रही है तो दिल्ली उसमें स्टेशन में नहीं आ रहा है वो, ठीक है, वो तो लास्ट हो गया, वहां तो गाड़ी रुक ही गई आपकी। ऐसे इसको भी आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब जो बच गए वो सब के सब आपके अच में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए मैं एक साथ लिख रहा हूं अच कौन कौन से हैं। देखो अ ई उ, फिर री री ए ओ आई और औ, ठीक है, ये हो गए हमारे। अब च तो हमने कि भाई नाम के लिए रखा है, इसको तो काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज है वो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर हमने च था वो हमने नामकरण के लिए रखा है इसका, तो ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं 9। संस्कृत के अंदर इनको भैया अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। और अच प्रत्याहार है। प्रत्याहार मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था बस का उदाहरण देकर के, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि प्रत्याहार क्या है, क्योंकि संस्कृत के अंदर शॉर्ट में काम किया जाता है, संक्षिप्तीकरण लाघव के लिए कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, अब देखो आप समझे कि भाई ये सब मिलकर के हमारे 9 हो गए, इन्हीं का नाम अच है। क्या नाम है बताओ इनका? अच। हमने यहां लिखा है कि अच बराबर स्वर। अब आपसे कोई पूछे कि अच बताओ तो ये रहे अच। हमने कहा कि भाई स्वर बताओ तो ये रहे स्वर, क्योंकि अच और स्वर तो एक ही बात है, अच बराबर स्वर। हमने पहले भी कहा कि अचः स्वरः, अच ही स्वर हैं, तो अच के अंदर जितने भी वर्ण हैं वो ही स्वर हैं। ये है संस्कृत व्याकरण की बात, ठीक है। और ये हमें प्रमाण कहां मिलता है भैया? ये प्रमाण मिलता है माहेश्वर सूत्रों के अंदर। आप माहेश्वर सूत्र देखिए, मैंने यहां लिख करके बताए थे, आप अच मिला लीजिए। माहेश्वर सूत्र हमारे सबसे बड़े प्रमाण के रूप में माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण का जो आधार ग्रंथ है, या जिनको हम आधार बनाते हैं, जिनको हम आधार मान करके व्याकरण सीखते हैं या व्याकरण ग्रंथों की रचना करते हैं, वो माहेश्वर सूत्र ही हैं। क्योंकि भगवान पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्रों को आधार बना करके ही उन्होंने व्याकरण का महान ग्रंथ लिखा, जिसका नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र लिखे गए हैं। ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप यहां अब तक समझ गए कि भाई हमारे जो स्वर हैं वो टोटल 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9, ठीक है, क्योंकि अचों को हम स्वर कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है ये। अब कैसे हुए 9 हमने क्लियर कर दिया। और क्या प्रमाण है आपके पास कि 9 होते हैं? इसका प्रमाण है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं। ये सारी बात मैं आपको पहले की क्लास में बता चुका हूं, ठीक है ना। ऐसे तो अब बताइए, यहां पर एक कंफ्यूजन है बच्चों का कि भाई 13 भी दे रखे हैं किताबों में। बिल्कुल दे रखे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपको किताबों में 13 भी स्वर मिलेंगे संस्कृत के। ऐसा तो इनका यदि दीर्घ हो जाता है तो 4 और बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है, 4 ये हो जाएंगे, तो 9 + 4 हो गए 13। ऐसे वो 13 वाला प्रसंग हमारा आता है। लेकिन प्रश्न जब आएगा तो प्रश्न की प्रकृति पे हमें ध्यान देना है। किस रूप में हम 13 आंसर दें और किस रूप में हम 9 आंसर दें,
ये मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई 13 आंसर आपको कब करना है और 9 आंसर आपको कब करना है। ठीक है ना, ये आपको किताबों में मिल जाएगा 13। जैसे आप कक्षा 6 की किताब पढ़ेंगे तो वहां आपको गारंटी से 13 मिलेंगे, कक्षा 7 की किताब पढ़ेंगे तो आपको 13 ही स्वर मिलेंगे, और 8 की पढ़ेंगे तो वहां भी शायद 13 ही आपको मिलेंगे। तो वहां भी तो दे रखे हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आगे की क्लास में बढ़ते हैं तो फिर हम उनको मास्टर सूत्रों के आधार पर ही बताते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या आंसर देना है, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर ये तो हम समझ गए, ठीक है आपकी बात, लेकिन यदि पेपर में ऐसा सवाल आता है तो हम क्या जवाब दें, इसको मैं बताऊंगा अभी ये क्लियर करने के बाद में। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा चिंतन करें। क्लियर है यहां तक? अब आप लिख लो इतना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लीजिए, इसको देख लो, समझ लो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, मिटा देता हूं इसको मैं। देखिए बच्चों, यहां तक हम समझ गए कि हमारे जो स्वर हैं वो कितने हुए, 9 स्वर यहां तक पहुंचे हैं अब। और इधर हमारे जो व्यंजन हैं वो कितने हैं, 33। कितने हैं, 33। टोटल हमारे 33 हमारे व्यंजन हो गए। इन व्यंजनों को समझने के लिए भी आप हल प्रत्याहार समझ सकते हैं। जैसे हमने अभी अच बताया था, ऐसे आप हल भी समझ सकते हैं। यानी आप ऐसे स्टार्ट और ले तक चलेंगे तो आपको 33 ही मिलेंगे। माहेश्वर सूत्रों में आप मिला करके देख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे। अब चलिए, तो देखिए बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अच 9, व्यंजन हमारे 33। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके आगे विभाग समझते हैं। देखिए, पहले हम स्वरों के बारे में जानते हैं। स्वर, देखिए स्वर हमारे मुख्य रूप से 2 जगह विभक्त होंगे। ठीक है, मुख्य रूप से एक तो हमारे ह्रस्व स्वर और एक हमारा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए, अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आएंगे, देखो अ, ई, उ, री और री। फिर उसके बाद में ए, ओ, आई और औ। ये देखिए बच्चों, यहां हमारे 5 हो जाते हैं टोटल, और ये हमारे कितने हो जाते हैं, 4। देख लो आप, इधर हमारे 5 हैं, इधर हमारे 4 हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ह्रस्व स्वर, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। देख लीजिए आप, इनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। और इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। इनका दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। क्या नाम है, संयुक्त स्वर। तो ये हमारे संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। और इधर हमारे जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं, 5। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे आप कि भाई जैसे आपके मूल स्वर जो हैं उनका मतलब क्या है। मूल स्वर का मतलब है ओरिजिनल स्वर हैं आपके। ठीक है ना। और संयुक्त स्वर वो हैं जो मिलकर के बने हुए हैं, संयुक्त रूप से बने हुए हैं, इसलिए उनको हम संयुक्त स्वर कहेंगे। ये संयुक्त रूप से नहीं बने, ये ओरिजिनल हैं, ऐसे समझो आप। तो यदि सवाल आया कि ह्रस्व स्वर कितने हैं तो 5 उत्तर होगा, या सवाल आया कि मूल स्वर कितने हैं तो 5 उत्तर होगा, यदि सवाल आया संयुक्त स्वर कितने हैं तो 4 उत्तर होगा। अब संयुक्त क्यों है देख लीजिए, एक तो है ए, एक है हमारा ओ, एक है हमारा आई और एक है हमारा औ। इनको मैं सबको बता देता हूं। ये हमारा ए और जो ओ है, ए और ओ, ये दोनों गुण संधि से बने हुए हैं बच्चों, गुण संधि से। अब आपको पता है ए कब बनता है, ए बनता है आपका अ के बाद में यदि ई मिल जाए, ठीक है, या ई मिल जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, ये दीर्घ ई होगी तब भी यही बनेगा, और ह्रस्व होगा तब भी सेम ही बनेगा। तो रमेश में जैसे होता है रमाधन ईश में, तो ए बनता है वहां पर आ और ई का। सेम कंडीशन यहां पर है। ऐसे हमारा ओ बनता है, ओ, ठीक है ना, ओ। तो जैसे कि ए है मान लो और इधर उ है तो आपका ओ बन जाएगा। इधर आपका दीर्घ उ होगा तब भी सेम कंडीशन होगी, यहां पर आ होगा तब भी सेम कंडीशन होगी। मतलब ये संयुक्त रूप से ओ बना है। और ये दोनों वृद्धि होकर के बने हैं, ये वृद्धि संधि में बनते हैं। किस में बनते हैं, वृद्धि संधि में। जैसे आ है मान लो, इधर ए है तो यहां पर आई बन जाएगा। जैसे आपका सदैव है, सदा धन एव है, ऐसे यहां पर आपका जैसे महाधन औषधि महाऔषधि होता है, तो आ है और औ है मान लो, या ओ है या औ है,
तब भी आपका औ बन जाएगा। ऐसे ये संयुक्त होकर के बनते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे जो स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर आपके ये 4 हैं। और क्यों हैं ये संयुक्त स्वर, इनको हम संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, ये हमने कारण बता दिया, इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। 13 वाला फंडा मैं बताऊंगा अभी, थोड़ा सा धैर्य रखें। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आराम से देख लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं व्यंजन। देखिए अब हम व्यंजन समझ रहे हैं, ये हम स्वर समझ चुके हैं टोटल, अब हम समझ रहे हैं व्यंजन। अब व्यंजन की बारी है। अब देखिए बच्चों हम व्यंजन समझेंगे। यहाँ देखिए व्यंजन हमारे 33 हैं, तो हम यहाँ पर व्यंजनों को 3 जगह विभक्त कर रहे हैं। देखिए एक तो हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्ण, एक हमारे होते हैं इसमें ऊष्म वर्ण, और एक है हमारे अंतःस्थ वर्ण। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए बच्चों यहाँ पर हमने जो व्यंजन हैं उनको 3 जगह विभक्त किया है। स्पर्श वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं और अंतःस्थ वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्ण हमारे 25 होते हैं, ऊष्म वर्ण हमारे 4 होते हैं, अंतःस्थ हमारे 4 होते हैं। सीधा सा प्रश्न बन गया कि स्पर्श वर्ण कितने हैं, तो 25 जवाब होगा। ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो 4। अंतःस्थ कितने हैं, 4। ऐसे अब ये कौन से हैं 25, वो हमें समझना है। 25 कौन से हैं, देखिए सबसे पहले हम वर्ग समझते हैं कि हमारे जो वर्ग हैं वो 5 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है ना, और 5 वर्ग क्रम से होते हैं। देखो मैं यहां लिख रहा हूं क्रम, कु, चू, टू, तू और पू। ये देखिए कु, चू, टू, तू, पू। अब इनमें सब जगह से उ की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहां बचेगा कवर्ग, क्या बचेगा, कवर्ग। यहां बचेगा आपका चवर्ग। अब यहां उ की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए इन सब का नाम उदित भी है, उदित। इनको हम उदित भी कहते हैं बच्चों। स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। सवाल आ जाता है कि उदित वर्ण कितने हैं, तो 25 जवाब होगा, क्योंकि उदित वर्ण स्पर्श वर्णों को ही कहते हैं, अलग से कोई वर्ण नहीं है। ठीक है ना, ऐसे। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें उ की इत संज्ञा होती है, इसलिए कहते हैं। उ धन इत, उदित हो गया। अब कवर्ग में 5 वर्ण होंगे, चवर्ग में 5 होंगे, टवर्ग में 5 होंगे, तवर्ग में 5 होंगे, पवर्ग में 5 होंगे। देख लीजिए सबको मिला के जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 टोटल 25। अब ये कौन से होते हैं वो तो जानते होंगे आप। क की लाइन में क, ख, ग, घ, ङ। च की लाइन में च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। ते, थे, दे, धे, ने। पे, फे, बे, भे, मे। ये तो आप जानते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये सब समझते हैं। अब देखो 25 समझ में आ गए, 25 कैसे हुए। ठीक है, इनको देखो यहां हम कह सकते हैं कि भाई क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसके लिए आप एक लाइन याद रखेंगे, कादयो मावसानाः स्पर्शा, मावसानाः स्पर्शः, कादयो मावसानाः स्पर्शः। यानी इसका मतलब है कि क से लेकर म तक के वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं, ये इसका मतलब है। अब क से लेकर म तक के वर्ण का मतलब क्या है, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं इसको। देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। हमने यहां लिखा अभी क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, ऐसे। इसके बाद में कवर्ग के बाद में क्या आएगा, चवर्ग, च, छ, ज, झ और य। फिर ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर त, थ, द, ध और न। फिर प, फ, ब, भ और म। अब देखो हमने कहा कि भाई क से लेकर म तक के वर्ण, ये हमारा क, ये हमारा म। अब क से लेकर म तक के वर्णों को काउंट कर लो तो उन्हीं का नाम स्पर्श वर्ण है। तो इसका मतलब हो गया इन सबको जोड़ोगे तो 25 वर्ण होंगे। देख लो एक लाइन में 5 हैं, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं।
तो ये क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श कहेंगे। यही लाइन हमने लिखी है, कादयोः मावसानः स्पर्शः, ऐसे। क्लियर है? तो स्पर्श वर्णों को हम उदित वर्ण भी कहते हैं। एक याद रखना नाम, उदित। और स्पर्श वर्ण टोटल 25 होते हैं। उदित वर्ण कितने हैं, सवाल पूछा जाएगा तो 25 ही जवाब देना है, ठीक है ना। वर्ग कितने हैं, 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और क से लेकर म तक की संख्या है 25। क्लियर है? अब तो चलिए, तो स्पर्श वर्णों की बात क्लियर हो चुकी है आपके। चलें आगे। स्पर्श वर्णों से रिलेटेड कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब बात आती है ऊष्म वर्णों की। ऊष्म वर्ण मैं यहां क्लियर करूंगा ऊष्म वर्णों को। ऊष्म वर्ण आपके 4 हैं, देखो, श, श, स और ह। ये देखिए तीनों प्रकार के हमारे से आ जाते हैं और है भी इसमें शामिल हो जाता है। इनको क्या नाम देंगे हम, ऊष्म वर्ण। ये चारों के चारों हमारे ऊष्म वर्ण हैं, ठीक है। ये आपका तालव्य शकार है, ये आपका मूर्धन्य शकार है, ये आपका दंत्य शकार है, और ये आपका है, ठीक है, कंठ्य वर्ण है। ऐसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ्य। अब देखो, इनको हम ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। आप बोल के देख सकते हैं, जैसे श, 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 स, ह। आप बोल के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखने हैं ऊष्म वर्ण। यदि सवाल आया कि निम्न में से कौन सा ऊष्म वर्ण है या कौन सा नहीं है, तो आप समझ जाना, कर दोगे आराम से। आगे चलो, आगे है हमारे अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण का मतलब है जो इन दोनों के बीच में स्थित हैं, इनके दोनों के बीच में, उनको हम अंतःस्थ कहेंगे, ठीक है। अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण हमारे 4 हैं, यवरल, यवरल, ये ही क्रम ध्यान रखना, यवरल, यवरल, ठीक है। ये, वे, रे और ले, ये क्या है, अंतःस्थ वर्ण हैं। अब अंतःस्थ वर्ण कितने हुए, 4। इनको हम अर्धस्वर भी कह सकते हैं, अर्धस्वर। इनको क्या कह सकते हैं भाई, अर्धस्वर। अर्धस्वर इसलिए क्योंकि ये स्वरों से बने हुए हैं। आपने यण संधि पढ़ी होगी तो ई के स्थान पर ये बनता है, तो आप देखेंगे कि भाई ई के स्थान पर ये बना हुआ है, तो ये जो है ना, इस ये के अंदर ई की भी क्वालिटी है, ई के भी कुछ गुण समाहित हैं, इसीलिए ये आधा स्वर कहलाएगा। तो अर्ध स्वर इनको हम कह सकते हैं। और वह हमारा ऊ की जगह बनता है, ये री की जगह और री की जगह बनता है, आप जानते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे करके अंतःस्थ वर्ण 4 समझ में आ गए, ऊष्म वर्ण 4 समझ में आ गए, स्पर्श वर्ण 25 समझ में आ गए आपको। अच हमारे 9 होते हैं, ठीक है। अब 9 कैसे हुए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब इनमें से किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम आसान तरीका से आपको हमने समझा दिया है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब यहां पर मैं जो 9 और 13 वाला फंडा बता रहा था वो मैं एक बार क्लियर करता हूं। यदि सवाल आया सीधा सा, कति स्वराः, देखिए सवाल आया कति स्वराः। अब ऑप्शन है आपके पास 9, 13, 11 और 10। देखिए कति स्वराः, यदि ये हमारा सवाल है तो आपको डायरेक्ट इसमें से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आपको होना है और सीधा सा आंसर कर देना है 9। क्या आंसर करेंगे, 9, ठीक है। 9 हो गए हमारे, क्योंकि जो मेन है वो हमारे 9 ही हैं, क्योंकि इसका आधार है हमारे पास, और आधार है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में आपको 9 ही मिलेंगे, 9। वैसे हमने आपको यह भी कहा है कि भाई जो आपकी किताबें हैं 6वीं 7वीं 8वीं, उनमें आपको 13 स्वर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप किताब खोल के देखिए, 13 होते हैं, यानी 4 तो 9 तो है ही हमारे, इसके अलावा 4 हमारे दीर्घ हो जाते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ और री, ये हमारे 4 स्वर दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए टोटल 13 हो जाते हैं वो। लेकिन पहले तो 9 ही इसमें आते हैं, वो बाद में ऐसा नियम बनाया है, बाद में ऐसा कहा गया है कि इनके दीर्घ भी मान लिए जाते हैं, तो व्यवहार में 13 स्वर होते हैं। तो हम आपको यह कह रहे हैं कि भाई यदि प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है कि कितने स्वर हैं और ऑप्शन यदि दोनों दे रखे हैं, तब आपको 9 आंसर करना है। क्लियर समझना, 9 आंसर करना है, एकदम सही है 100%, ठीक है, 100% सही है ये,
क्योंकि प्रमाण है हमारे पास इसका। हालांकि बहुत बार 13 आंसर माना गया है इसका, इस पर रिट भी लगती है, ठीक है, कोर्ट में भी मामला जाता है, क्योंकि प्रमाण है अपने पास। और अष्टाध्यायी से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, माहेश्वर सूत्रों से बड़ा कोई प्रमाण अपने पास नहीं है। देखिए, यदि इसमें 9 ऑप्शन है ही नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब मान लो इसमें 9 ऑप्शन है ही नहीं, तो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल समाप्त है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम साफ सुथरा है कि यहां पर आंसर आपका क्या होगा भैया, यहां आंसर आपका 13 होगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्योंकि यह 9 ऑप्शन है ही नहीं, तो यहां करेक्ट है आपका 13। यदि सवाल आया कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तब आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के आधार पर आपको जवाब देना होगा, ऑप्शन के आधार पर। यदि सवाल पूछा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर कितने हैं, तो क्लियर है उसमें 9 स्वर होंगे, एकदम क्लियर है, 9 हैं, ठीक है। और आ गया कि कितने स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में, कितने स्वर हैं, और 9 का ऑप्शन नहीं है, तो 13 उसमें आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये, तो आएगा ही आएगा ऐसे। तो इस तरह से बच्चों आप यहां अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो, ये तो आपने समझ लिया, ये सब हमारा ग्रंथ के आधार पे हमने बताया है और हमारी पुस्तकों के आधार पे हमने बताया। लेकिन आप देखेंगे व्यवहारिक तौर पर, तो आपको जैसे 6वीं क्लास है, रुचिरा किताब चलती है, रुचिरा फर्स्ट भाग है, सेकंड भाग है, थर्ड भाग है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट की किताब बनी हुई है, गवर्नमेंट ने खुद ने उसमें 13 स्वर माने हैं। वो इसलिए माने हैं क्योंकि बच्चे शुरू में ये माहेश्वर सूत्र नहीं जानते हैं। भाई शुरू में 6वीं के बच्चों को माहेश्वर सूत्र आप नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि 6वीं क्लास का बच्चा जो पहली बार संस्कृत पढ़ेगा उसको माहेश्वर सूत्र डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारा एक शिक्षण सूत्र होता है, क्या होता है, सरल से कठिन। हम पहले उसको सरल चीज सिखाते हैं, एकदम सरल चीज सिखाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 6वीं क्लास की किताब होगी उसमें आपको सबसे ज्यादा चित्र मिलेंगे। चित्र, जैसे आपको पुल्लिंग सिखाना है तो उसमें चित्र होंगे, चित्र, पुल्लिंग वाले जितने भी आपके शब्द हैं उनके सबके चित्र होंगे। कोई वाक्य सिखा रहे हैं तो वो भी हम चित्र के माध्यम से सिखाएंगे। जैसे कि बालकः क्रीडति, तो बालक को हम खेलता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, खेलता हुआ। धावती तो दौड़ता हुआ दिखाएंगे उसको, लिखती तो लिखता हुआ दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए तो हम उसको डायरेक्ट माहेश्वर सूत्र नहीं सिखाते। इसलिए गवर्नमेंट ने जो किताब बनाई है वहां उन्होंने 13 लिखा है। तो इस तरीका से वहां हम धीरे धीरे बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हम कठिनाई स्तर पर आगे ले जाते हैं, धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर लेके जाते हैं। तब हम धीरे धीरे उसको माहेश्वर सूत्र पढ़ाते हैं। और माहेश्वर सूत्र लगभग हम 9th क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, 9th में, कभी कभी हम 8th में बता सकते हैं, लेकिन किताबों में तो नहीं बताया हुआ है। 9th और 10th में तो वहां तो चल ही जाता है सब। तो वहां पर हम उनको बता सकते हैं कि भाई स्वर 9 हैं, और 9 किस तरह से हैं, माहेश्वर सूत्रों का हवाला देंगे। हम वहां पर हम माहेश्वर सूत्रों को हम समझाएंगे उनको, इसलिए ये हम कर सकते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम की, कि भाई एग्जाम में सवाल में आपको क्या आंसर देना है। तो हमने बता दिया, यदि 13 और 9 दोनों ऑप्शन है तो आपको सबसे पहले 9 करना है। यदि 9 ऑप्शन नहीं है तो आपको 13 करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है माहेश्वर सूत्रों का, और संस्कृत के लिए इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है अपने पास। क्लियर है, सबके समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें सवाल कर रहे थे, कमेंट भी हमारे पास आए थे, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा अपडेट करके आपको क्लियर कर दें 13 और 9 का क्या फंडा है। ठीक है, बात 13 भी सही है और 9 भी सही है। हमारे स्वर 13 भी होते हैं और स्वर 9 भी होते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कि एग्जाम में किस तरीका से आंसर लिखें, एग्जाम में हमारा आंसर कौन सा सही माना जाएगा, तो वो मैंने समझा दिया यहां पर आपको। व्यवहार की बात अलग है, सामान्य रूप से हम 13 का प्रयोग करते ही है, करते हैं कि नहीं, लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं, जो मेन हमारा ग्रंथ है, उसके आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम जो मुख्य हैं उनको हम 9 ही मानेंगे।
तो इस तरीक़ा से बच्चों आज हमने इसमें वर्णमाला के इस टॉपिक के अंदर हमने आपको व्यंजन कितने हैं, ठीक है, स्वर कितने हैं, ये पूरा अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई भी अब भी कोई कन्फ्यूजन आपका है तो आप सवाल कर सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? धन्यवाद सबके लिए। अच्छे से लगातार क्लास देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि ये सारी क्लास आप तक समय पर पहुंच सकें। डेली क्लास मिलेंगी इसमें आपको और पूरा कोर्स आपको यहाँ BSTC का फ्री मिलेगा, इसलिए आप क्लास से ज़रूर जुड़ें। सबके लिए धन्यवाद।